हमने देखा कि महंगाई हुकूमती कोशिशों के बाद सिंगल डिजिट में हमें गुज़िश्ता 34 माह में पहली बार नज़र आई है, लेकिन बिज़नेस एक्टिविटी को ग्रो होते हम नहीं देख रहे जिस लिहाज से होनी चाहिए। अब उसकी वजूहात हैं क्या और कहाँ कहाँ इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को मुश्किलात दरपेश हैं? चूँकि एक बड़ा मुतालबा और बड़ा बुनियादी मुतालबा बिज़नेस कम्युनिटी का ये है कि फ़ौरी तौर पर शरह सूद में भी कमी की जाए, उसी लिहाज से की जाए कि जितना महंगाई में कमी हो रही है और जितना हम अपने रीजन के दीगर ममालिक में देखते हैं उसी तनासुब से इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इस पर गुफ्तगू के लिए अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि 9.6% पर महंगाई आ चुकी है। बड़ी अच्छी बात है कि सिंगल डिजिट में हम इसको लाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन शरह सूद को इसी मुताबिकत से इसी मुनासबत से क्यों नहीं कम किया जा रहा? कहाँ हुकूमत फंस रही है? क्यों स्टेट बैंक इस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा? उसी तनासुब से कमी क्यों सामने नहीं आ रही है? क्या समझते हैं आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने के काफ़ी ज़्यादा हेडरूम मिल गया हमें इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन करने के लिए। तो अगली मीटिंग स्टेट बैंक की जो सितंबर में है, उसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि कम से कम जो है 150 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज होगा। लॉन्ग टर्म में स्टेट बैंक का एक हमेशा से एक रूल रहा है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन 9% या 9 to 10% तक एवरेज रहती है, तो इसका मतलब है कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स को 10% तक ला सकते हैं नीचे ओवर द लॉन्ग टर्म। मगर सिर्फ खदशा उनका यही होगा कि अगर बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट वो नीचे लेकर आते हैं तो ये ना हो कि उसकी वजह से करेंसी वीक हो जाए या उसकी वजह से करंट अकाउंट पे कोई इशू आए। मगर आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेसेस पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से वो बर्डन थोड़ा कम होगा। ठीक है। अब अली फरीद साहब, हम देखें अगर पिछले दो रिव्यूज़ को 100 बेसिस पॉइंट्स कम किए गए, 150 बेसिस पॉइंट्स कम किए गए, गुंजाइश उस वक्त भी अच्छी खासी मौजूद थी। बिजनेस कम्युनिटी का उस वक्त भी मुतालबा था, इकोनॉमिस्ट उस वक्त भी ये कह रहे थे कि इससे ज़्यादा कमी की जा सकती थी, लेकिन बहुत सेफ खेला स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने। अब जो तकाजा किया जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से 400-500 बेसिस पॉइंट्स का, कितना काबिल अमल है? जी, क्योंकि मसला ये कि इकोनॉमी में बैलेंस उनको दे कैन नॉट, अगर वो जल्दी इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो उससे अगर ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाए, तो पाकिस्तान में जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उसके साथ साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि होता ये है कि लोग जब स्पेंडिंग करना, या लोग या कंपनी जब स्पेंडिंग शुरू करती हैं तो वो स्पेंडिंग में हमारा इम्पोर्ट बिल इंक्रीज हो जाता है। तो क्योंकि इस वक्त हमने आईएमएफ को भी एक कमिटमेंट दी हुई है और हमारी इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है कि करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट ना बढ़े, तो इसलिए इकोनॉमी को बैलेंस ग्रोथ पे लेके जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसको मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट को वो कदरे हाई रखना पड़ेगा। मगर फिर भी देयर इज़ रूम फॉर इंटरेस्ट रेट कट, तो आई थिंक डायरेक्शनली रेट अब डिक्रीज ही होंगे। तो अली फरीद साहब, अगर बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट करनी है, अगर इन्वेस्टमेंट में ग्रो करना है, सरमाकारी बड़ी लेकर आनी है, तो ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट में कमी करनी पड़ेगी ना। सिर्फ महंगाई को सिंगल डिजिट में लाने से तो ये ग्रोथ नहीं हो सकेगी। क्या समझते हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा एक कनंड्रम है, एक ट्रेड ऑफ है कि हमें जानबूझ के अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कम रखना पड़ेगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% से ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। क्योंकि जब आपने मशीनरी खरीदनी है तो मशीनरी बाहर से लेनी है, आपने ग्रो करना है, इसका मतलब है कि आपने बिजली ज़्यादा यूज़ करनी है आपने। तो जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक लेवल से बढ़ती है और पाकिस्तान में वो लेवल 3.5% है, तो उसके बाद हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें खुद अपनी इकोनॉमी को थोड़ा स्लो डाउन इंजीनियर करना पड़ेगा ताकि हमारे रिजर्व बढ़ते रहे और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस वक्त बलून ना हो। तो अली फरीद साहब, अगर हम अपने रीजन के दूसरे ममालिक में देखें, हम बांग्लादेश पर नज़र डालें, हम भारत में नज़र डालें, वहाँ पर जो हमें इन दोनों रेट्स में डिफरेंस नज़र आ रहा है वो सिर्फ 3-3% का है। इन्फ्लेशन रेट और पॉलिसी रेट में वहाँ 3-3% का फ़र्क है। ये हमारे यहाँ इतना ह्यूज गैप हम देख रहे हैं, ये डबल फिगर्स में अभी भी ये सिर्फ फ़र्क ही मौजूद है। 10% से ज़ायद का फ़र्क है। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? जी, एक तो इन्फ्लेशन भी अभी कम हुई है और इन्फ्लेशन जो है उससे पहले बहुत ज्यादा थी। मैं आपके साथ भी, हम काफी दफा इस शो में भी बातचीत कर चुके हैं हाई इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन की जो डायरेक्शन नीचे आ रही है वो इसी साल ज्यादा स्टार्ट हुई है। तो हेडरूम्स बना है सेंट्रल बैंक के लिए कि वो अब वो जो है दे कैन कट रेट्स, एंड आई थिंक दे विल कट रेट्स। मगर वो सेंट्रल बैंक इसीलिए ज्यादा ही कंसर्न होगा कि महंगाई, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। अगर तो ये इन्फ्लेशन जो है 9% पे जो है ये ज़्यादा देर तक रुकती है, अगले महीने भी ऐसे ही डेटा आता है, तो
they will have room to reduce interest rates to around 15-14%. मगर ये एक महीने का डेटा है, तो इसलिए एंड इट्स अ पॉजिटिव डेटा, और रेट्स कम होंगे, मगर सेंट्रल बैंक हैज टू बी कंजर्वेटिव अबाउट इट. दे कैन नॉट मूव वेरी क्विकली अगेंस्ट in order to make sure that inflationary expectations remain low. भाई साहब, जाहिर है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोकल इन्वेस्टमेंट की भी हमें ज़रूरत है. हम देख रहे हैं पीआईए वाले केस में भी 6 लोकल इन्वेस्टर्स मैदान में हैं. उनका पाकिस्तान की इदारों पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहरहाल एक एतमाद है. अब उनके इस एतमाद को मज़ीद मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह से उन्हें फैसिलिटेट कर सकती है, मज़ीद ईज़ उन्हें किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़े. और जी जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि बड़ी खुशाइन बात है कि लोकल इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन, एंड बिकॉज फॉरेनर्स तो फॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि अगर आपके लोकल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर दे विल इन्वेस्ट एज वेल. बड़ा ज़रूरी है कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये ट्रांसपेरेंट मैनर पे हो, सिग्नल जाए बाकियों को भी, दुनिया भर को जाए कि देखें इनके पाकिस्तान का जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है वो एक ट्रांसपेरेंट मेथड से हो रहा है. तो आप ब्रिंग ऑब्जर्वर्स इन, bring international investors, international rating agencies, international economists to come and see कि जो आपका प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो कितना ट्रांसपेरेंट है. उसके साथ साथ जब एक दफ़ा प्राइवेटाइजेशन हो जाए, जो भी जिसकी भी बिड विन करे, आप उस प्रोसेस को उसके बाद बिड से लेकर टेक ओवर का जो प्रोसेस है वो एक्सपेडाइट करें, ताकि उसमें कोई इशू ना हो. ये ना हो कि जो अभी इन्वेस्टर्स इसमें सक्सेसफुल होते हैं उनका बैड एक्सपीरियंस हो. सो आपने बिल्कुल सही बोला कि ये पहली after many years, और this is critical that it goes on smoothly. ये ना हो कि बाद में अखबारों में खबरें आना शुरू कर दे कि जी आपने क्यों प्राइवेटाइज किया, या फिर नहीं करना चाहिए था, या प्राइस कम है. So it's a litmus test for Pakistan, and many people will be looking at it and the success of it to decide whether they should invest more in Pakistan. पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है बहुत ही लेंदी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा एक टिपिकल सा है, और शायद इंटरनेशनल इन्वेस्टर इसीलिए इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि हम कहाँ फंस गए, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतनी मंजूरियाँ और इतना सब कुछ. 7 साल पहले इसकी मिनिस्ट्री अलग कर दी गई, तो अभी तक इस प्रोसेस को क्यों सिंप्लीफाई नहीं किया जा सका? इतनी आसानी इसमें क्यों नहीं है कि कोई एक इन्वेस्टर आए और बड़े स्मूथ तरीके से तमाम का तमाम प्रोसेस हो? जी, पाकिस्तान में रिसेंटली पिछले 30 सालों में हमने प्राइवेटाइजेशन जो देखी वो मुशर्रफ एरा में थी, और उससे पहले 90s में प्राइवेटाइजेशन का पहला फेज गया, बहुत अच्छा गया. 2000 में भी मुशर्रफ एरा में अच्छा गया. उसके बाद फिर जब ये आपको याद तो स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन को रोका गया था, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त लीगल एक्टिविज्म की वजह से एक प्राइवेटाइजेशन जो हो रही थी उसको रोक दिया गया, और उससे हमारे पूरे के पूरे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में ब्रेक्स लग गई. और ना सिर्फ स्टील मिल का रोका गया, उस जमाने में हमने जो प्राइवेटाइजेशन कर चुके थे उसको भी चैलेंज किया, और फिर हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाके उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ी. तो उसके बाद कई सालों से हमारा सिस्टम रुका हुआ है. तो अब अगर हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो पिछली बार जो गलतियां या जो बैड पॉलिसीज की वजह से सिस्टम सारा रुक गया था, वो गलतियां कम से कम हम दोबारा ना दोहराएं. सही, ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल, क्योंकि उनकी मेमोरीज लोगों को है अभी भी. अच्छा. कि ये गलत चीजें हो सकती हैं. लोगों को डर होगा कि लीगल एक्टिविज्म ने लास्ट टाइम प्राइवेटाइजेशन को रोका था, कहीं वो दोबारा तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, या ब्यूरोक्रेटिक डिलेज ने काफ़ी दफ़ा डील्स को होते होते रोका है, तो क्या वो दोबारा तो नहीं हो जाएगी. तो हमारे पास माजी से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि माजी में वो क्या गलतियां थी, वो क्या बैड पॉलिसीज थी जिसकी वजह से हमारा प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस रुका था. तो कम से कम उन माजी की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए. सही, लेकिन अली फैज़ साहब, माजी की गलतियों को आप दोबारा ना दोहराने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो यहाँ अभी भी वही है. पीआईए के भी केस की भी आप एग्जांपल ले लें तो पहले एक तारीख आती है, जून का महीना, फिर अगस्त की तारीख आ जाती है, फिर अभी अक्टूबर की तारीख आ गई है. अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि अक्टूबर में सब मुकम्मल हो जाएगा. जी बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला कि लिटमस टेस्ट है, और दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, और इसी बात को असेस करना चाह रहे हैं कि क्या इस बार डिफरेंट है कि नहीं है. तो इट्स क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान, और यही हमारे जो फ्रेंडली मुल्क है जिनसे हम पैसा मांग रहे हैं वो भी आप हमें यही कह रहे हैं कि प्रूव कि इस बार आप सीरियस हो, प्रूव करें कि आप इस बार रिफॉर्म्स करेंगे, प्रूव करें कि इस बार माजी वाली गलतियां नहीं करेंगे. तो IMF भी ये कह रहे हैं, फ्रेंडली मुल्क भी ये कह रहे हैं,
एंड दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड. सो आई होप कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरफेरेंस की वजह से ये प्रोसेस डिरेल ना हो. तो अली भाई साहब, ये मेक और ब्रेक वाली इस वक्त सिचुएशन है कि उसके पीआईए के बाद आगे स्टील मिल की भी बारी आनी है, एचबीएफसी भी है, फिर दीगर आईपीपीज भी हैं. अगर ये वाली प्राइवेटाइजेशन स्मूथ तरीके से नहीं हुई तो दुनिया में ये एग्जाम्पल सेट करेगी कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन बेहतर तरीके से हो रही है या नहीं. एक मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में है. जी, लिटमस टेस्ट का मतलब यही कि ये जो आपका पहला पीआईए का है, इसकी वजह से बाकी लोग इसके बेसिस के ऊपर बाकी लोग जज करेंगे कि उन्होंने पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना. जैसे आपने बोला कि पीआईए के लिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो शायद इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछले माजी में उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे. तो अगर तो ये पीआईए का एक्सपीरियंस अच्छा जाता है, इट विल सेट अ गुड प्रेसिडेंट फॉर मोर पीपल टू कम. अगर ये नहीं जाता और ये ड्रैग ऑन होता है तो क्लियरली इसकी वजह से ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स डिस्करेज होंगे, हो सकता है लोकल इन्वेस्टर्स भी डिस्करेज हों, क्योंकि कहेंगे हम नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें इसमें इट टेक्स टू मच टाइम और उसके बाद सक्सेस नहीं होती. इसलिए स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई फॉर दिस और पीपल आर लुकिंग एट दिस ट्रांजैक्शन. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन केटरे मौजूद थे. और एक टेस्ट केस है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, चूँकि अगर ये बेहतर तरीके से करने में हुकूमत पाकिस्तान कामयाब हो जाती है तो ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर बल्कि फिर बैरूनी इन्वेस्टर भी पाकिस्तान आएंगे, बड़ी सरमायाकारी आएगी, तो पाकिस्तान के मजीद इदारे भी प्राइवेटाइज करने में मदद मिल सकेगी. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.